नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दी देश को 41,000 करोड़ की सौगात, बोले हम सबको हैरत में डाल रहे, हमने किया कमाल का काम। संदेश खाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, शाहजहां शेख को करे गिरफ्तार, संदेश खाली गए टीएमसी नेता को महिलाओं ने खदेड़ कर भगाया। किसान आंदोलन का 14वां दिन आज ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे किसान, पुलिस ने बीच में ही रोका, फ्लॉप हो गया प्लान। ईडी के 7वें समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल, आपने कहा कोर्ट के फैसले का इंतजार करे जांच एजेंसी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को बड़ा झटका, झारखंड से अरुणाचल प्रदेश तक कांग्रेस में बवाल, बीजेपी का बढ़ रहा कुंबा। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 41,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। इसमें 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून में होने वाली है। जिस स्पीड से काम शुरू हो गया है वो सबको हैरत में डाल रहा है। हमने कमाल का काम किया है। 10 वर्षों में जो बदलाव हुआ है उसने सबको देखा है। पीएम मोदी ने आज 41,000 करोड़ की देशवासियों को सौगात दी है। लगातार सौगात के बाद सौगात दिए जा रहे हैं। देखिए, हजार और हजारों करोड़ की बात तो नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि पीएम मोदी ने कहा जून में तीसरे कार्यकाल की तैयारी करो। और लोगों को यह समझना चाहिए कि 10 साल और पिछले 60 साल, ये दोनों के बीच के अंतर को समझें कि जिस रफ्तार से कांग्रेस की सरकारों ने देश को खाया, नोच नोच कर देश को बर्बाद किया, यहां लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहां लाखों करोड़ रुपए का घोटाला होता था। 1 लाख करोड़ रुपए का कोल स्कैम, ये 1 लाख करोड़ रुपया घोटाले में चला गया। ये सोच के भी हैरत होती है कि कैसे इन चोर लुटेरों ने मिलकर 1-1 लाख करोड़ रुपया डकार लिया, और वैसे समय में जबकि देश की हालत कैसी थी, एक ढंग का हाईवे नहीं दिखाई पड़ता था। रेलवे स्टेशन आज जो नए नए तरीके से रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, चाहे अयोध्या का हो, काशी का हो, पटना का हो, हर जगह के रेलवे स्टेशन को देखें तो समझ में आता है कि जो 50 साल के व्यक्ति हैं, जिसकी उम्र 50 साल के आसपास है, वो इस 10 साल के कार्यकाल को देख चुके हैं और पहले के कार्यकाल को देख चुके हैं। उन लोगों को अंतर समझ में आ रहा है। जो नए लड़के अभी युवा पीढ़ी के हैं वो यही कार्यकाल को देखे हैं, लेकिन इसी कार्यकाल में पीएम मोदी के वो समर्थन में है क्योंकि उन्होंने इन चीजों को देखा है हिंदुस्तान के अंदर कि कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी हमारी ताकत बढ़ रही है। डोमेस्टिक तरीके से भी हम पहले की अपेक्षा कई गुना तेजी से विकास कर रहे हैं। हाईवे बन रहा है, रोड बन रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बन रहे हैं हर क्षेत्र में। टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग के तरीके बदल रहे हैं। समस्याएं हर वर्ग की है, उसके समाधान की कोशिश की जा रही है, लेकिन अलादीन का चिराग नहीं है। एक बार जला दिए और सारी समस्याएं खत्म हो गई। ये जो पिछले 60 सालों से कांग्रेस ने खोद खोद के नीचे समस्याएं गाड़ी है, वो उभर उभर के आता है, तो उसके बाद उसमें समय लगेगा। और इसलिए पीएम मोदी ने कहा है कि ये जो कमाल का काम हो रहा है, इस काम को आगे बढ़ाना है या इस पर ब्रेक लगाना है, ये तो देश की जनता को समझना है जी। उनको चाहिए कि देखे कि पहले के काम की तरह रहे या फिर से जो देश आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर स्तर पर आगे तेजी से बढ़ रहा है, उसके साथ चलना है। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्ण बहुमत, ये जो 400 पार की बात हो रही है, ऐसी ऐतिहासिक जीत दिलानी चाहिए जिससे कि ये सारे सेटिंग गेटिंग वाले चोर लुटेरों की फौज, विपक्ष में बैठे हुए लोग ये घबरा जाएं
कि हमें भी अब आगे राजनीति करनी है तो विकास की बात करनी पड़ेगी, विनाश की नहीं। जी, अगली खबर में बात संदेश खाली में मचे बवाल की। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर सियासी संग्राम जारी है। एक तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक नहीं है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, तो दूसरी तरफ संदेश खाली में फिर से महिलाओं ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बीच संदेश खाली गए टीएमसी नेता अजीत माइती को महिलाओं ने खदेड़कर भगा दिया और उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगी, जिसके बाद अजीत माइती को उनके पद से हटा दिया गया है। क्या मजबूरी में आकर ममता इस तरीके का एक्शन ले रही है? मजबूरी बन गई है क्या उनकी? देखिए, मजबूरी तो है ही, बहुत बड़ी मजबूरी है, लेकिन वहां की जनता की मजबूरी को समझना चाहिए कि अभी भी वो पार्टी पॉलिटिक्स से उलझे हुए हैं। अभी भी उनके अंदर टीएमसी के लिए नफरत पैदा नहीं हुआ है। कुछ वर्ग है जिसके अंदर नफरत है, लेकिन ये जो शेखों का, ये जो मौलवी मौलानाओं का समर्थन ममता बनर्जी ने किया, इनके हौसले ऐसे बढ़ गए हैं कि ये जिंदा जला देता है किसी को, महिलाओं के साथ यौन शोषण करता है, ये गुंडागर्दी करता है, जमीनों पर कब्जा कर लेता है, फिर भी वहां के हिंदू अभी तक शांत बैठे हैं। ये आश्चर्य की बात है। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां के हिंदुओं को अब उठना चाहिए। और ये जैसे फर्जी किसान ये मार्च की बात करता है, वहां के हिंदुओं को अब ममता बनर्जी के दरवाजे तक, कोलकाता तक पहुंचना चाहिए कि कौन सी सरकार चला रही हो, या तो इंसाफ दो या इस्तीफा दो। ये ऐसे बीच बीच से ढुलमुल नहीं चलेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट को क्यों कहना पड़ा शाहजहां शेख को अरेस्ट नहीं करने के लिए? हमने रोक नहीं लगाई है क्योंकि ममता बनर्जी का भतीजा जो सर्वे सर्वा है पार्टी का, सरकार का, ममता बनर्जी के बाद सेकंड इन कमान अभिषेक बनर्जी, उसने क्या कहा? महिलाओं से मिले, दूसरे लोगों से बातचीत की और कहा कि देखो हम हैं जो शाहजहां शेख के साथ नहीं है। ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट है जो हम लोगों का पुलिस का हाथ बांधे हुए गिरफ्तार नहीं करने दे रही है। क्योंकि जब ईडी पर हमला हुआ था तो इन्होंने एसआईटी बनवा दी थी। अरे एसआईटी बनवा दी थी तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा कि उसे गिरफ्तार न करो? कलकत्ता हाई कोर्ट को भरोसा नहीं है तुम्हारी पुलिस पर, इसीलिए ज्वाइंट एसआईटी बनाया गया कि सिर्फ कलकत्ता पुलिस कुछ नहीं कर सकती, बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ममता बनर्जी बिल्कुल उसे अपने पंजे में जकड़े हुए है। और इसीलिए अब अभिषेक बनर्जी ने बोला हाईकोर्ट को बोलना पड़ेगा और इसलिए उसके गिरफ्तारी की बात को कही। लेकिन अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे ये टीएमसी के नेताओं को महिलाएं जूते चप्पल से पीट कर भगा रही है। अभी एक एक नेता को भगाएगी और ये महिला नेताएं जो है टीएमसी के अंदर, मुख्यमंत्री महिला है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर कि अभी तक ये दूसरे पर आरोप लगा रही है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है कि हमारे ऐसे नेता हमारी पार्टी में है, उसको हम एक एक करके बाहर करेंगे। एक भी अगर कंप्लेन किसी नेता के खिलाफ आता है महिलाओं को लेकर तो उसको पार्टी में नहीं रखा जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो अब धीरे धीरे पश्चिम बंगाल की जनता जाग रही है। ये ममता बनर्जी को कुर्सी से उठा के फेंकेगी तभी वो सुधरेगी, ऐसे वो सुधरने वालियों में से नहीं है। जी, इस खबर में बात किसान आंदोलन की। फसलों के लिए एमएसपी गारंटी सहित अलग अलग मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसको देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं और एनसीआर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस ने इनके मार्च को बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद इनके प्लान फ्लॉप होते नजर आए। इस मौके पर किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा कि भाकियों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ दिल्ली में नहीं घुसेगी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन की जाएगी जिससे आवाजाही बाधित भी ना हो। पहले तो हुड़दंग मचाने की कोशिश हुई, लेकिन अब बैकफुट पर नजर आ रहे किसान नेता। देखिए, ये फर्जी किसान है, किसान नेता न कहा जाए, क्योंकि ये 10 गांव, 2 गांव, 4 गांव मिला के एक संगठन बना लेता है और 2500 संगठन में सदस्य हो गए और बहुत बड़ा किसान संगठन है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दूसरी तरफ पंजाब, जितने जिले नहीं उससे 10 गुना ज्यादा किसान संगठन, हर 2-3 गांव पर एक किसान संगठन बना के बैठा हुआ है। कोई तो इंटरेस्ट है, ये समाज सेवा कर रहा है या दलाली कर रहा है, उसी तरीके की बात है। नरेश टिकैत ये बैकफुट पर नहीं आया बल्कि डरा हुआ है, ये डर गया। पहले तो कहा
नरेश टिकैत, राकेश टिकैत सब ने संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद 26 फरवरी को दिल्ली तक हाईवे पर हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ये पंडेर डल्लेवाल तो पहले ही सरेंडर कर चुका है, 29 तारीख तक कोई काम नहीं होगा, हम कोई मोर्चा नहीं निकालेंगे। टिकैत सामने आया, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ये यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ने वाला था वहीं पर पुलिस को देख लिया और किसी की औकात अभी नहीं है। इन लोगों को समझ में आ गया है कि हम ट्रैक्टर के काफिला लेकर दिल्ली में घुसेंगे, हरियाणा में देख चुका है। और वहां तो सीएम खट्टर साहब हैं, यहां योगी आदित्यनाथ हैं, जिसकी चर्चा तो इंडिया की बात छोड़ दीजिए, भारत की बात छोड़ दीजिए, यहां तो फ्रांस जर्मनी में भी उनकी चर्चा होती है कि बाबा का बुलडोजर वहां चलाओ। और वैसे ही सार्वजनिक संपत्ति के अगर नुकसान होता है तो हर्जाना वसूल उन लोगों से करो। ये योगी मॉडल तो अब दुनिया में चल रहा है, हिंदुस्तान की बात नहीं है। इन लोगों को देख के ही पसीने छूट गए और वहीं पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने की बात करने लगा। ये वैसे लोग हैं जिसको कहा जाता है जो बात से न माने उसके लिए इस्तेमाल क्या किया जाता है, लात। तो ये जो लात का जो भागी होता है वो बात से सुनता नहीं है। इन लोगों को डर हो गया, खौफ हो गया इस बार, इसीलिए शांतिपूर्ण कर रहा है। नहीं तो ये तंबू टकारा लेकर फिर से राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर आ जाता। अभी डरा हुआ है और डरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसकी डिमांड गलत है, मांग गलत है और ये किसी भी तरीके से मोदी को बदनाम करने की कोशिश के लिए यह हंगामा खड़ा कर रहा है, जो एजेंडा इस बार फेल ही होना है। जी, और अब बात केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक ईडी की तरफ से समन भेजा जा रहा है और उन्हें पेश होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन केजरीवाल कोई ना कोई बहाना बनाकर पेशी से भागते नजर आ रहे। आज भी ईडी की तरफ से 7वें समन पर केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन नहीं हुए। वहीं मामले पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि एजेंसी को बार बार समन जारी करने के बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए। आपने कहा कि मामला अदालत में चल रहा है, इसलिए एजेंसी को मुख्यमंत्री को बार बार समन भेजने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। क्या लगता है, आखिर कब तक भागते रहेंगे केजरीवाल? जब तक भागना इसके लिए मजबूरी न बन जाए तब तक भागते रहेगा, लेकिन कब तक भागोगे? ये बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी की बात है। जब सबूत है, समन जा रहा है, तो सोरेन की तरह 8 बार 10 बार इसको इग्नोर करोगे? ये अदालत के फैसले की बात जो केजरीवाल करता है, क्या अरविंद केजरीवाल अदालत में गया था कि ईडी ने जो समन भेजा है वो गलत है, इलीगल है, इसके लिए अदालत में गया था? नहीं गया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले हेमंत सोरेन गया था, हाई कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया, दोनों जगह से लौट आया कि समन तो भेजेगा, गिरफ्तार की जरूरत होगी तो गिरफ्तार भी करेगा, इसको इलीगल नहीं कहा जा सकता। इसलिए केजरीवाल इस बार नहीं गया। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करता रहा, जैसे अभी भी कर रहा है। ये समन के खिलाफ जो ये नहीं पेश हो रहा है, उसके पीछे का कारण सिर्फ अदालत की बात नहीं है। अदालत में ईडी गया और ईडी की टीम ने कहा कि भाई हमारे समन के खिलाफ ये लोग इग्नोरेंस दिखा रहे हैं, समन का मान सम्मान खत्म हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? अब उस मामले में केजरीवाल धीरे धीरे इसको टाल रहा है, लेकिन उस अदालती फैसले के लिए ईडी इंतजार नहीं करेगी। 7 हो गया, 8, 9, 10 कितना, 1-2 समन, जिस तरीके से जिस रफ्तार से समन भेजे जा रहे हैं, मामला स्पष्ट है कि 4 दिन 5 दिन का समय दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 1 महीना के बाद एक समन भेजा जाएगा। जिस तरीके से लगातार हेमंत सोरेन को भेजा जा रहा था, थक गया, सरेंडर करना पड़ा। केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा, टाल मटोल चलने वाला नहीं है ज्यादा दिन। जी, आखिरी खबर में बात कांग्रेस को लग रहे झटके की। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी के बीच विपक्ष को अलग अलग राज्यों में जोरदार झटके लग रहे हैं। इसी बीच झारखंड में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। यहां सिंहभूम से कांग्रेस सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के 2 विधायक पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी के भी 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या कारण है कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस बिखरती टूटती नजर आ रही है?
कारण तो एक ही है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है और राहुल गांधी के नेतृत्व में तो कांग्रेस का और कोई भविष्य नहीं है। इन किन प्रकारेण कुछ जगह पर कुछ सफलता मिल जाती है, उसमें उस उम्मीदवार के अपने पर्सनल मेहनत होते हैं, व्यक्तिगत, और उनके अपने आधार होते हैं। लेकिन कांग्रेस के कारण 10-5% लोग वोट दे दें, ये बड़ी बात है। तो एक ही कारण है कि कांग्रेस में किसी का भविष्य नहीं हो सकता राहुल गांधी के अलावा। राहुल गांधी को कांग्रेस के अलावा कहीं और भविष्य नहीं दिखता, क्योंकि राहुल गांधी तो कांग्रेस के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। उसके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो अपना कोई राजनीति छोड़कर बिजनेस ही कर ले। वो तो पैदाइशी राजनेता बनने के सपने देखता रहा, कुछ समय के लिए पढ़ पढ़ा के आया तो यहां बिजनेस किया, बिजनेस फ्लॉप। 2004 से सांसद बने हुए हैं, 10 साल सरकार रही, एक मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं संभाला। आज गीता कोड़ा हो या अरुणाचल प्रदेश में ही देखिए, अरुणाचल प्रदेश में स्थिति क्या है। ये कांग्रेस के 4 विधायक, भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों वाली असेंबली में 53 सीटें भाजपा के पास, अब 4 विधायक कांग्रेस के और एनपीपी के 2 विधायक चले गए, दोनों के चले गए। अब ये 3 विधायक है जो निर्दलीय है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहां राहुल गांधी जैसा व्यक्ति है जो चीन के साथ सेटिंग करता है, वहां के लोग क्या कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को तो दे ही नहीं सकते। वहां जो बचा खुचा है 1-2 वो भी चला जाएगा, यानी कि कोई अपोजिशन पार्टी ही नहीं है। ये स्थिति है अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में। और राहुल गांधी यहां कहता है कि पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। ये विजय अभियान है पूरे हिंदुस्तान में। जब तक भारतीय जनता पार्टी का भगवा न लहरा जाएगा, ये रथ रुकने वाला नहीं है। ये कांग्रेस और दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो सेकुलर बनती फिरती है, इन लोगों का नामो निशान खत्म होना है। हां, ये अलग है कि कुछ और पार्टियां उभर के आए, कुछ अच्छे नेता उभर के आए जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी पार्टी बनाए, अपना परचम लहराए। लेकिन वो जो परंपरागत राजनीति इन लोगों की रही है, जातियों में हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों का समर्थन करो, ये देश हिंदुओं का है लेकिन इसको पूरी राजनीति को मुस्लिम केंद्रित बना दो, वो परंपरागत राजनीति नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इसको चुनौती देने वाली कोई दूसरी पार्टी आएगी भी तो उसे ऐसे ही राजनीति करनी पड़ेगी। कांग्रेस का विनाश बिल्कुल तय माना जा रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।